अस्सलाम वालेकुम। अजमत जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सोमवार है 15 सितंबर 2025 जब ये खास आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल है अजमत जामी ऑफिशियल। मुझे अंदाज़ा है कि आप सब लोग मेरी तरह कल जो पाक इंडिया मैच हुआ उससे बड़े दिल बर्दाश्त हैं। अफसोस हुआ होगा आपको, एक तरफा मुकाबला था, जोड़ था ही नहीं। लेकिन यूजली ये होता है कि जब कोई मैच होता है पाकिस्तान इंडिया का, जीत हो या हार हो, तो हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं 2-4 दिन। ये पहला मौका है कि हार जीत पीछे रह गई। इंडियन टीम का जो रवैया था स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, टॉस से लेके मैच सेरेमनी के एंड तक, वो मौजूद बहस बना हुआ है। और अब पाकिस्तान ने, पीसीबी ने बड़ा अहम फैसला कर लिया है। एक तो उन्होंने कहा मैच रेफरी को फारिग किया जाए, वरना हम एशिया कप के मैच नहीं खेलेंगे। फिर अपना उस्मान वाला है डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स पीसीबी में, उनको फारिग किया है। तो बैकग्राउंड मैंने चेक किया, वहाँ होता क्या रहा मैच के दौरान, कुछ जिम्मेदारों से मेरी बात हुई। अहम तरीन खबर आपको दूंगा कि पाकिस्तान ने, सिस्टम ने, हुकूमत ने, क्योंकि मोहसिन नकवी और दीगर ने यहाँ राब्ते किए, एक बहुत बड़ी गो हेड दे दी है पीसीबी को कि ये जो सब कुछ हुआ है इसका जवाब देना ज़रूरी है। वो जवाब क्या होगा, मेरे साथ रहिएगा, आपको डिटेल में शेयर करूंगा। फिर खुद इंडियन मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन वाक़यात की मजम्मत की है। साथ आपसे मैंने खबर डिस्कस करनी है सैलाब के हवाले से। हामिद मीर साहब मुल्तान गए हुए थे, तो उन्होंने एक कॉलम लिखा है, उसका अनुमान है टिकटॉक हुकूमत। तो वही बयान करूंगा कि कैसे उन्होंने देखा कि तवज्जो है ही टिकटॉक के ऊपर, वीडियो के ऊपर है ज़्यादा, वीडियो ज़्यादा बने। वो केपी से लेकर मुल्तान तक तमाम हुकूमतों को उन्होंने रगड़ दिया इसमें। आपको याद है आज वसीम बदामी साहब का एक मैसेज आया हुआ था एक्स के ऊपर, शान रमज़ान उनकी एयरवाइव पे ट्रांसमिशन होती है, एक बच्चा वहाँ पे बड़ा नन्ना सा, गुपला सा, प्यारा सा, क्यूट है, अहमद शाह, उसका भाई उमर शाह, वो भी ऐसी ट्रांसमिशन में आता था। बेचारा इस छोटी सी उम्र में अचानक जाँ भाग हुआ, वजह क्या बनी वो भी बताएंगे। फिर मुल्तान में एक भिखारी है जिसका नाम है शौकत, इसके अकाउंट से 71 लाख रुपया निकला अभी, एक ट्रैफिक हादसे में चल बसा। इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो बयान करेंगे। ड्रॉप साइड न्यूज़ ने एक और खबर निकाली है। रियान ग्रिम और वकास अहमद वगैरह इसके लिए काम करते हैं, यूजली प्रो पीटीआई एंगल इनका होता है। तो ये जो इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में हालिया, उसके ऊपर जो कॉमनवेल्थ और यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट थी, उसका हवाला इन्होंने दिया है कि वो रिपोर्ट दबा दी गई पाकिस्तानी हुकूमत के दबाव की वजह से। लेकिन यूरोपीय कमीशन और कॉमनवेल्थ की प्रेस रिलीज भी सामने आई है, वो डिस्कस करूंगा। अलीमीन गंडापुर गए थे, खान साहब से मिलने, मुलाकात नहीं होने दी गई। तो आ जाइए पहले जरा मैच का मसला डिस्कस कर लेते हैं। आप सब अफसरदा भी होंगे, दुखी भी होंगे, बड़े तबसरे आपने इस पर देखे सुने होंगे। पहली बात तो ये हजूर, ये आराम से मेरी बात सुन लें, कोई जोड़ रहा ही नहीं, यानी कंपटीशन नाम की शय पाक इंडिया मैच में है ही नहीं। जो हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारी अपनी कमजोरियां हैं, उन्हें तो पहले माने। ये टीम इनकम्पिटेंट है, इंडिया के पास बेहतर खिलाड़ी हैं, एक से बढ़कर एक मैच विनर है, और हमारी परफॉर्मेंस आप सबके सामने थी। इस स्टेडियम में एवरेज स्कोर जो 160, 70, 80 होता है, हम वो भी नहीं कर सके, मर के 127, 28 किया है। वो भी शाहीन अफरीदी 4 छक्के ना मारता तो शायद हम 100 भी ना करते। अलमिया चेक करें क्रिकेट टीम का कि जो एंड पे आने वाला बल्लेबाज है शाहीन अफरीदी, वो नंबर 2 का टॉप स्कोरर रहा है, सबसे ज्यादा रन उसने किए, सबसे ज्यादा फरहान के बाद 33 रन उसने स्कोर। और जो हमारा पार्ट टाइम बॉलर है साइम अयूब, जो पहली गेंद पर ही आउट हो गया, बुमराह के हाथों कैच, पार्टियां की गेंद थी, वो सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाला है, 3 विकेटें उसने ली। कोई हमारा जो बॉलर है उसने विकेट नहीं ली, कोई बल्लेबाज चल नहीं सका साहबजादा के अलावा। ये हाल है इस टीम का। फिर बहस शुरू हो जाती है बाबर और रिजवान की, वो कहानी फिर सही। तो जब टॉस हुआ तो उस मौके पर जो ये मैच रेफरी हैं एंडी पायक्रॉफ्ट, जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, 2009 से ये आईसीसी के एलीट पैनल ऑफ रेफरी में शामिल हैं, इन्होंने टीम मैनेजर जो नवीद अकरम चीमा है और जो पाकिस्तानी कप्तान है सलमान आगा, उनको बताया कि बीसीसीआई और उनकी टीम ने कहा कि हैंड शेक नहीं होगा। यूजली जब आप टॉस जीतते हैं तो उसके बाद हैंड शेक करते हैं, फिर आप माइक की तरफ जाते हैं कि मैंने टॉस जीता है, मैं ये फैसला करूंगा। पहला नुकता तो वहां शुरू होता है कि हैंड शेक नहीं हुआ। फिर जब मैच खत्म होता है, पाकिस्तान हार जाता है एक तरफा, तो उसके बाद भी खिलाड़ी जब वॉकआउट करते हैं ग्राउंड से, तो टीमें, जीतने वाली टीम नीचे आती है या हारने वाली, तो वो ग्राउंड से जो टीम बाहर जा रही होती है वो एक दूसरे से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं और फिर मैच सेरेमनी पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों वाकयात इस बात का सबूत हैं कि इंतहा पसंदी, हिंदुत्वा, मोदी किस हद तक घुस चुका है टीम के अंदर भी। मुझे मालूम है कि ये जो सूर्या कुमार यादव साहब हैं, ये जन्मभूमि वाली घड़ी पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ। बिल्कुल दिखाएं, आपका हक है, लेकिन ये खेल का मैदान है। अगर आपको पहलगाम का मसला है तो जंग लड़े, जो कि आपने लड़ी और स्कोर 6-0 रहा, पूरी दुनिया उसकी गवाही दे रही है। ये क्रिकेट का मैदान था, यहां खेल खेलना था, आपने सियासत नहीं खेलनी थी। यही वजह है कि रविश कुमार, इनके जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने कहा कि क्रिकेट को देशभक्ति की नज़र से देखना शुरू कर दिया है मोदी के दौर में, क्रिकेटर्स ने भी, जो कभी ऐसा नहीं करते थे। और वो कहते हैं मामला पैसे का है, धंधे का है, जुए का है, इश्तिहार का है, जो कि ये सारे ऑप्टिक्स जब करती है इंडियन टीम तो फायदा होता है कंपनीज को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, एड्स देने वालों को और मोदी सरकार को। उन्होंने मिसाल दी कि 2011 में जो पाकिस्तान का सेमीफाइनल हुआ उसको 40 करोड़ लोगों ने देखा, तो फायदा कैसे हुआ? वहाँ इंडिया में
फिर उन्होंने कहा 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, उसमें 20 करोड़ अफराद में आए थे। कभी रविश कुमार ने पूरा वीलॉग किया हुआ है इंडियन टीम की हठधर्मी, तंग नजरी और मोदी ड्रिवन सोच के ऊपर। यही नहीं, प्रवीण स्वानी ने भी इसके ऊपर काफी गुफ्तगू की है और उन्होंने खासा लताड़ा है। हमारे यहाँ भी लोगों ने जवाब दिया फिर जब ये हरकतें हुई कि भाई 6-0 स्कोर है जंग का, तो जंग करने आए हो, मैच खेलने आए हो। इस मौके पर ये जो पाकिस्तान ने अब फैसला किया कि एंडी पायक्रॉफ्ट जो हैं मैच रेफरी, इनको मुअत्तल किया जाए, वरना हम एशिया कप के बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे। अगर हम अगले राउंड में जाते हैं जो चले जाएंगे, तो इंडिया से एक और मैच बनता है संडे को, उसके बाद फाइनल में जाते हैं तो फिर इंडिया आने का इम्कान है, तो 2-3 मैच अभी बाकी हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि अगर ये मैच रेफरी नहीं हटाया जाएगा, जिसके ऊपर दबाव है इंडिया का, इंडियन मैनेजमेंट का, इंडियन कैप्टन का, जिसकी वजह से उसने स्पिरिट ऑफ गेम का बड़ा गलत किया। मेरे पास पड़े हुए हैं जो प्लेइंग कंडीशंस हैं आईसीसी की, उसमें लिखा हुआ है कि ये जेंटलमैन्स स्पोर्ट है, तो उसको खेला कैसे जाएगा, कैसे एक दूसरे से हाथ में लाया जाएगा, कैसे इसकी स्पिरिट अच्छी रखी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब पायक्रॉफ्ट को हटाएं, वरना हम बाकी मैचेस का बॉयकॉट करेंगे। इत्तला ये है कि उस्मान वाला को इसलिए हटाया गया, जो इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं, टीम के साथ हैं, नजम सिटी से पहले से हैं पीसीबी के साथ। इन्हें हटाया इसलिए गया है कि जनाब जब आपको मैच शुरू होते साथ ही पता चला कि ये कार्रवाई हो गई है, तो आपने रिएक्शन देने में ताखीर क्यों की, तो उनको हटा दिया गया। असल में तो किसी और को हटाना चाहिए कि जो असल जिम्मेदार है। आपको याद होना चाहिए जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके सरबराह पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, तो वो एक्शन लें। जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, सदर हैं, एक्शन लें इस वाक़े के खिलाफ कि भारत ने स्पिरिट ऑफ गेम का बड़ा गलत किया है। एक्शन लें इस एंडी पायक्रॉफ्ट के खिलाफ। मुझे ये इत्तला मिली कि जब आज पाकिस्तान ने रद्दमल दिया है, तो उसके बाद यहाँ हुकूमत ने और आला तरीन शख्सियात ने कहा कि बिल्कुल अगर ऐसा नहीं होता टूर्नामेंट छोड़ें, बायकॉट कर दें। ये गो अहेड दे दिया गया। खुद से पीसीबी ये फैसला नहीं कर पा रहा था। पीसीबी ने यहाँ पाकिस्तान में आला तरीन जो शख्सियात हैं उनसे रब्ता किया, सूरत हाल के बारे में आगाह किया कि हुजूर ये हो रहा है वहाँ पे। तो उसके बाद आला तरीन शख्सियात ने यहाँ पाकिस्तान में, पिंडी इस्लामाबाद में जो लोग हैं जिम्मेदार, उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक लम्हा भी आपने इंतज़ार नहीं करना, अगर इस मैच रेफरी को ना हटाया गया तो फौरी तौर पर एशिया कप का बायकॉट करें, टीम वापस लें। एंड प्लेयर्स आर मेंटली विलिंग टू कम बैक। जीत हार की कहानी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। जोड़ नहीं रहा ना, इंडिया क्रिकेट में बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा। जैसे हमारी एयरफोर्स बहुत अच्छी है, 6-0 मारा उन्होंने। बहरहाल ये कहानी है मैच की। दूसरी बात जो मैं आपसे आज करना चाह रहा हूँ वो सैलाब के हवाले से है। हामिद मीर साहब ने कॉलम लिखा है टिकटॉक हुकूमत। बता रहे हैं कि वो जनूबी पंजाब का उन्होंने विजिट किया, प्रोग्राम्स भी किए। हमारे एक दोस्त और भी उमर दराज, कई और लोग वहाँ गए, जैसे हम भी सतलुज गए थे कुछ कवर करने, तो सहाफ़ी जाते हैं। तो मीर साहब बता रहे थे कि हम सुबह सुबह निकलते थे सैलाब ज़्यादा इलाकों में कवरेज करने के लिए। तो एक दफ़ा जब ये कहीं निकले तो उन्हें लगा कि पीछे को बंदा फॉलो कर रहा है। मालूम हुआ कि वो कोई सरकारी हुकाम थे जो बता रहे थे कि जियो की और मीडिया की टीम फलां जगह जा रही। तो उससे पहले ही वहाँ पहुँचते, वहाँ पे अफसरान भी आ गए, टिकटॉकर्स भी आ गए और वीडियोज़ भी बनना शुरू हो गई, रिलीफ एंड रेस्क्यू भी दिखाना शुरू हो गए। वो कहते हैं जी कि हमें अपनी मॉनिटरिंग पर कोई एतराज़ नहीं था। हम एक ज़िले से दूसरे ज़िले में दाखिल होते तो अगले ज़िले वालों को वायरलेस पर बता दिया जाता था कि हम किधर जा रहे हैं। सवाल यह था कि सैलाब ज़दा इलाकों में इंतज़ामिया के इतने ज़्यादा लोग मुतासरीन पर तवज्जो देने की बजाय हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। इंतज़ामिया के साथ सरकारी टिकटॉकर्स का हजूम हमें सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि केपी के सैलाब ज़दा इलाकों में भी नजर आया। हर जगह पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के अलावा एसपी साहिबान के साथ साथ उनके टिकटॉकर्स नजर आए। मुझे इन टिकटॉकर्स पर कोई एतराज़ नहीं। अगर हुकूमती इदारे और अहम शख्सियात सोशल मीडिया के जरिए अपनी कारकर्दगी को चार चांद लगाने की कोशिश करते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन अक्सर जगह पर सरकारी अफसरान और सियासतदान एक्टिंग करते नजर आए। एक्टिंग का लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने। मैंने एक एएसपी साहिबा को देखा, वो एक ही जगह पर बार बार लहराते हुए चल रही थी। जब वो बार बार लहराती हुई नजर आई तो पता चला कि मौसूफा टिकटॉक वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा रही हैं। जब वज़ीर आला केपी सैलाब ज़दगान में 5-5 हज़ार के नोट बांटने की वीडियो बनवाएं और वज़ीर आला पंजाब रहीम यार खान के एक रिलीफ कैंप में एक छोटी बच्ची से पूछें कि बताओ मैं कौन हूं, बच्ची जवाब में कहे आप मरियम नवाज साहिबा हैं और साहिबा के लफ्ज़ पर मरियम नवाज का चेहरा खिल उठे, फिर ये वीडियो मीडिया पर रिलीज कराई जाए, तो एक एएसपी साहिबा को भी लहरा लहरा कर अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराने का पूरा हक है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इस हक को इस्तेमाल करते हुए किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। वो बता रहे हैं कि आगे उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के लोग भी देखे। एक बात उन्होंने की है कि जैसे ही हम कवरेज के बाद वहाँ से गायब होते थे तो जो वहाँ पे लोग थे, जो इंतज़ामिया थी, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें गायब हो जाती थी। रेस्क्यू 1112 को मीर साहब ने भी खराज तहसीन पेश किया कि इनके पास वसाइल भी कम है, जान फिशानी से मुसलसल 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन इनके पास टिकटॉकर्स नहीं है। आपको याद होगा जब मैं सतलुज गया था कसूर, तो मैंने वहाँ पॉइंट आउट किया था कि अगर कोई दो इदारे बहुत जान फिशानी से काम कर रहे हैं तो वो अलखिदमत है और रेस्क्यू 1112 है। और मज़े की बात ये ठीक लिखी मीर साहब ने कि इन दोनों के पास टिकटॉकर्स नहीं है जो दिखा सकें कि ये कर क्या रहे हैं। सिर्फ ऑन ग्राउंड जो मुतासर लोग हैं वो इनको दाद देते हैं और मानते हैं कि ये काम कर रहे हैं।
वो कहते हैं जी ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे तक कारकर्दगी का मयार सिर्फ अच्छी टिकटॉक वीडियो बनाना है। चंद साल पहले तक हुकूमतें एक्टिंग कम और काम ज्यादा किया करती थीं क्योंकि उन्होंने अवाम से वोट लेने होते थे। जब से वोट की इज्जत नीलाम हुई है और फॉर्म 47 का खड़ाक सामने आया है तो अवाम की बेतौकीरी बढ़ गई है। अब सियासतदानों में ज्यादा वोट लेने का मुकाबला नजर नहीं आता, मुकाबला है तो अच्छी टिकटॉक वीडियो बनाने का। सोशल मीडिया पर मुखालिफिन के साथ गालम गलोच का मुकाबला है। टिकटॉक हुकूमतें भूल रही हैं कि टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर वो अवाम का मुकाबला नहीं कर सकती। अवाम की आवाज़ दबाने के लिए जब सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाई जाएंगी तो फिर वही होता है जो पहले बांग्लादेश और फिर नेपाल में हुआ। अखबार, टीवी और डिजिटल मीडिया वही मकबूल बयानियां अपना सकता है जिसकी बुनियाद सच्चाई पर हो। आज की टिकटॉक हुकूमतें सोशल मीडिया पर ड्रामेबाजी के जरिए अवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकती। आप जितनी मर्जी टिकटॉकर्स खरीद लें, अवाम से नहीं जीत सकते। अपने आप को बदलें वरना आपके साथ वही हो सकता है जो नेपाल में हुआ। ये मीर साहब की ऑब्जर्वेशन है। यहाँ से मुझे याद आ गया फॉर्म 47 का इन्होंने जिक्र किया तो ये ड्रॉप साइट ने खबर दी है जो रेयान ग्रीम और मुर्तज़ा हसन वकास अहमद की खबर है। मैंने इंट्रो में भी कहा कि यूजली ड्रॉप साइट और ये जो लोग हैं रेयान ग्रीम और वकास अहमद यूजली प्रो पीटीआई कंटेंट जनरेट करते हैं, लेकिन खबर बड़ी अहम इन्होंने दी है। वो ये कहते हैं जो कॉमनवेल्थ ने हालिया जो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए उसके ऊपर जो रिपोर्ट थी कि इसमें धोखाधड़ी हुई है, धांधली हुई है, फेयर इलेक्शंस नहीं हुए और एस्टेब्लिशमेंट को मरूद इल्ज़ाम ठहराया, सिस्टम को ठहराया, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो रिपोर्ट है ये कॉमनवेल्थ ने इस रिपोर्ट को दबा दिया पाकिस्तान के प्रेशर की वजह से, पाकिस्तान की फरमाइश की वजह से या कुछ भी आप कह लें। वो ये कहते हैं कि जी ये कॉमनवेल्थ की 70 साल तारीख में पहला मौका है कि इसने अपनी इंतखाबी रिपोर्ट छुपाई है। ये रिपोर्ट 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के चंद रोज़ बाद शाया होनी चाहिए थी, लेकिन ये कॉमनवेल्थ की वेबसाइट से गायब है। फिर उसने इन रिपोर्टर्स इस खबर में सिस्टम को, हुकूमत को, फ़ौज को, इलेक्शन कमीशन को और जो पीटीए के साथ हुआ उसका बड़ा तफसील से जिक्र किया हुआ है। मैं लेंथ में नहीं जाऊँगा। और उन्होंने मुख्तलिफ सियासी मामला भी गिनवाए हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने इसका जिक्र किया तो मुझे इतला मिल रही है कि बाहर बैठे जो पीटीए के दोस्त हैं बिलखुसूस इंग्लैंड और यूरोप में, वो इसके खिलाफ एहतजाज भी करना चाहते हैं। कॉमनवेल्थ ने इस रिपोर्ट के ऊपर अपना जवाब नशर किया है। ये एक उनका कोई पैराग्राफ का जवाब है। वो ये कहते हैं कि हमें मालूम है जो हालिया वाक़यात हुए हैं और जिस रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि इसके ऊपर हम कमेंट नहीं करेंगे एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो हुकूमत पाकिस्तान है वो हमारी रिपोर्ट इलेक्शंस के ऊपर रिसीव कर चुका है, जो पूरी मुकम्मल रिपोर्ट है, एंड हमारी उनसे गुफ्तगू भी हो चुकी है और ये इस महीने किसी वक्त भी शाया की जा सकती है। ये कॉमनवेल्थ ने जवाब दिया है। बड़ी अफसोसनाक खबर आज उठते मिली और वो खबर ये थी कि वो जो शान रमज़ान में वसीम बदामी साहब के साथ मासूम सा क्यूट सा गुफलू सा बच्चा होता है अहमद शाह, उसका एक और छोटा भाई है उमर शाह, वो अचानक इंतकाल कर गया। वसीम बदामी साहब की वीडियो भी सामने आई जिसमें वो बता रहे हैं कि असल में रात गए इस बच्चे को वॉमिटिंग हुई और वो लंग्स में चली गई जिससे ऑक्सीजन मुतासिर हुई और कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट हुआ जिसकी वजह से बच्चा जहाँ पर ना हो सका। बड़ा प्यारा सा बच्चा है, शरारती तबीयत थी। इसका जो बड़ा भाई है अहमद शाह बड़ा मशहूर हुआ जब वो कहा करता था पीछे तो देखो पीछे, बड़ी मासूम सी शख्सियत थी, रौनक लग जाती थी। तो अल्लाह ताला इस बच्चे के दर्जात बुलंद करे, इसके अहले खाना को सब्र दे। पूरे पाकिस्तान ने इस खबर को देखा और बड़े अफसोस का इजहार किया है, नन्ना सा फरिश्ता जो हमसे दूर चला गया। इसी तरह मैंने आज जिक्र करना है जो शौकत भिखारी का। माई टोटल बैलेंस इज इन HBL 1,33,200 रुपीज। काका शौकत भिखारी का फुल बैलेंस है 10,33,200 क्या बात है चाचा जी। ये मुल्तान का एक भिखारी है जो अपने आप को मुल्तान की सड़कों का शहजादा कहता था और ये अंग्रेज़ी ज़ुबान में गुफ्तगू कर लेता था, उर्दू में गुफ्तगू कर लेता था और बड़े कॉन्फिडेंट एतमाद के साथ बात करता था और कहता था जी मैं सड़कों का शहजादा हूँ। भीख मांगने सिर्फ ₹1 मांगता था, कोई बंदा 5, 10, 50 भी दे जाता था। इस बंदे ने जब डैम फंड के लिए अपील आई थी तो 10,000 रुपये डैम फंड में जमा करवाए, तब मीडियम बड़ी इसकी चर्चा हुआ। नैब ने इसे बुला लिया, बुला के पूछा 10,000 कहाँ से आया। घंटा पूरी तफ्तीश की, उसने कहा कहाँ से आना, मांगता हूँ भाई, मेरे पास तो कोई और दूसरा नहीं है सोर्स। तो ये झिंगड़माड़ा का इलाका है ज़िला मुजफ्फरगढ़ में, वहाँ पे मोटरसाइकिल पे जा रहा था, लोडर रिक्शे से इसकी टक्कर हुई और ये जाम भाग हुआ। ये वाहिद भिखारी है जिसके अकाउंट से मरने के बाद 71 लाख रुपए बरामद हुए। अभी तक 71 लाख रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं और इतना अमीर भिखारी शायद ही मैंने कभी देखा हो। दूसरा, इसके पास कई एकड़ ज़मीन भी थी, अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, सारा कुछ था। ये रौनकी बंदा था। ये भी चल बस, अल्लाह इसके दर्जात बुलंद फरमाए। पाकिस्तानी मुनफरद मामलात में रिकॉर्ड बनाते हैं, जहाँ बनाने चाहिए वहाँ हार जाते हैं। तो गंडापुर साहब नहीं जा सके जी आज खान साहब से मिलने के लिए। मैंने उस पर एक जुमले का तबसरा करना है। मेरा ख्याल है ये गंडापुर साहब के लिए बहुत अच्छा हुआ उनकी खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात हो जाती तो गड़बड़ हो जाती। अल्लाह हाफ़िज़।
है।